कभी सोचा है कि पानी की एक मामूली सी बूंद और एक जगमगाता हुआ हीरा आखिर बने किस चीज से हैं? या सुबह सुबह जो चाय में चीनी घोलते हैं वो गायब कहाँ हो जाती है? ये सब असल में केमिस्ट्री ही तो है। तो आज हम इसे सिर्फ एक स्कूल सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि हमारी दुनिया को समझने के एक कह सकते हैं जादुई चश्मे की तरह देखने वाले हैं। रोआल्ड हॉफमैन ने क्या खूब कहा है कि केमिस्ट्री अणुओं और उनके बदलने का विज्ञान है। मतलब ये सिर्फ 100-125 एलिमेंट्स की कहानी नहीं है, बल्कि उनसे बनने वाले अनगिनत लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स की कहानी है। सोचिए, सिर्फ कुछ मुट्ठी भर चीजों से पेड़, पौधे, प्लास्टिक, प्रोटीन सब कुछ बन जाता है। ये साइंस से ज्यादा एक कमाल की क्रिएटिविटी की कहानी लगती है ना? अब क्या हो अगर मैं कहूं कि सोने की खोज और हमेशा जिंदा रहने की चाहत ने ही आज के मॉडर्न साइंस की नींव रखी। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, पर यकीन मानिए साइंस की जड़ें कहीं न कहीं सोने और अमरता की इसी पुरानी तलाश में छिपी हुई हैं। ये कहानी है कि कैसे इंसान के दो सबसे बड़े लालच ने हमें मैटर के रहस्यों को खोलने के रास्ते पर खड़ा कर दिया। हजारों साल पहले की बात है। कुछ लोग दो चीजों के पीछे दीवाने थे। एक था पारस पत्थर, जो किसी भी धातु को सोने में बदल दे, और दूसरा था अमृत, जिसे पीकर कोई भी अमर हो जाए। अच्छा, इसी तलाश में जो पुराने कीमियागर थे, उन्होंने धातुओं को पिघलाना, चीजों को उबालना, उन्हें आपस में मिलाना, ये सब शुरू कर दिया। उनका इरादा तो जादुई था, पर अनजाने में वो जो कर रहे थे वो मैटर को समझने की तरफ पहले साइंटिफिक कदम थे। कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से हुई। तो चलिए अब जरा इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं, सीधा प्राचीन भारत, जहां केमिस्ट्री का एक गोल्डन एज, एक स्वर्ण युग चल रहा था। ये जानना वाकई हैरान करता है कि आज के मॉडर्न साइंस से भी हजारों साल पहले वहां मैटर और उसके बदलावों की कितनी जबरदस्त समझ थी। देखिए, भारत में केमिस्ट्री की जड़ें कितनी गहरी हैं। मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटें बनाना, फिर वैदिक काल में कपड़ों को रंगना, और फिर नागार्जुन जैसे मेटलर्जिस्ट जो धातुओं से सोना चांदी निकालना जानते थे। ये सफर हजारों साल पुराना है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि आचार्य कणाद ने जॉन डाल्टन से करीब करीब 2500 साल पहले ही परमाणु का कॉन्सेप्ट दे दिया था। मतलब एक ऐसा कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। उस जमाने के हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा से एक ही बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर ये दुनिया, ये सारी चीजें बनी किससे हैं? इस बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले अपने आसपास की हर चीज को, यानी मैटर को, अलग अलग ग्रुप्स में बांटना शुरू किया। चलिए देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। देखिए, परिभाषा बिल्कुल सीधी सादी है। कोई भी चीज जिसमें वजन हो और जो जगह घेरे वो मैटर है। आपके हाथ में जो फोन है, जो पानी हम पीते हैं, अरे यहाँ तक कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब मैटर है। क्यों? क्योंकि इन सब में वजन है और ये सब जगह घेरते हैं। बस यही वो बुनियाद है जिस पर केमिस्ट्री की पूरी इमारत टिकी हुई है। अब इस मैटर को हम मोटे तौर पर दो परिवारों में बांट सकते हैं। पहला परिवार है शुद्ध पदार्थों का, यानी प्योर सब्सटेंसेस का। इनकी एक फिक्स्ड रेसिपी होती है, जैसे पानी, वो कहीं का भी हो, हमेशा H2O ही रहेगा। दूसरा परिवार है मिश्रण, यानी मिक्सचर्स का। इनकी कोई फिक्स्ड रेसिपी नहीं होती, जैसे चाय, इसमें चीनी कम डालनी है या ज्यादा, ये बनाने वाले पर है। अब इन शुद्ध पदार्थों को भी आगे दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक होते हैं तत्व, यानी एलिमेंट्स। ये नेचर के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा। इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। और दूसरे होते हैं यौगिक, यानी कंपाउंड्स। ये तब बनते हैं जब दो या ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़ जाते हैं। और असली जादू यहीं होता है। सोचिए, हाइड्रोजन एक गैस है जो खुद जलती है, ऑक्सीजन एक गैस है जो जलाने में मदद करती है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो पानी बनता है जो आग बुझा देता है। कमाल है ना? और बस यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये अपनी मर्जी से कैसे भी नहीं जुड़ जाते। नहीं, ये कुछ पक्के नियमों को, कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। ये एक तरह से यूनिवर्स का सीक्रेट कोड था। और जिस दिन हमने इस कोड को क्रैक करना शुरू किया, उसी दिन कीमियागरी केमिस्ट्री बन गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब अंदाजों और जादू टोने की जगह ले ली थी एकदम सटीक नाप तौल ने।
हर एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से देखा जाने लगा, हर चीज को मापा जाने लगा। और इसी से धीरे धीरे केमिस्ट्री की दुनिया के छिपे हुए नियम सामने आने लगे। अब ये मैजिक नहीं रहा, ये एक प्रॉपर साइंस बन गया था। तो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, जोसेफ प्राउस्ट। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने क्यूप्राइट नाम का एक मिनरल लिया। अब चाहे वो मिनरल खदान से निकाला गया हो या उसे लैब में बनाया गया हो, दोनों में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का वजन के हिसाब से जो रेशियो था वो एकदम सेम था, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। इससे एक बात पक्की हो गई कि हर केमिकल कंपाउंड की अपनी एक फिक्स्ड पक्की रेसिपी होती है। फिर आए जॉन डाल्टन। उन्होंने इस कोड को और खोला। उन्होंने देखा कि दो एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में जुड़कर एकदम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन जुड़े तो बनता है पानी, लेकिन अगर उतनी ही हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन यानी डबल ऑक्सीजन जुड़ जाए तो बन जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। रेशियो क्या हुआ? 1:2 का। एक सिंपल होल नंबर। ये था यूनिवर्स का सीक्रेट कोड जो अब खुल रहा था। ठीक है, तो अब नियम तो पता चल गए थे, पर एक नई मुश्किल सामने आ गई। भाई, आप उस चीज को नापेंगे कैसे जिसे देख भी नहीं सकते? मतलब एटम्स को कैसे तौलें? इसके लिए साइंटिस्ट्स को एक यूनिवर्सल भाषा की और कुछ नए टूल्स की जरूरत थी। जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर साइंटिस्ट नापने के लिए अपने अपने अलग तरीके इस्तेमाल करे तो कितना कंफ्यूजन होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया SI सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसने साइंस को एक कॉमन भाषा दे दी। अब चाहे कोई इंडिया में बैठकर किलोग्राम बोले या अमेरिका में, मतलब एक ही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जैसे हम केले खरीदने के लिए दर्जन का इस्तेमाल करते हैं या अंडे खरीदने के लिए, केमिस्ट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स को गिनने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है, एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें एक एक करके गिनना तो नामुमकिन है। तो मोल एक तरह से केमिस्ट का दर्जन है। बस ये एक ऐसा पुल है जो एटम्स की ना दिखने वाली दुनिया को हमारी नाप तौल वाली दुनिया से जोड़ता है। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? ये है वो नंबर 6.022 × 10⁻23। इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आप दुनिया के हर इंसान को इसे गिनने में लगा दें तो भी अरबों साल लग जाएंगे। किसी भी चीज के एक मोल में ठीक इतने ही पार्टिकल्स होते हैं। यही नंबर केमिस्ट्री की हर कैलकुलेशन का बेस है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को आज से जोड़ते हैं। ये जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने समझे, ये हमारी आज की दुनिया की बुनियाद कैसे हैं। वो जो पुरानी खोजें थीं, वो आज के मॉडर्न चमत्कारों में कैसे बदल गई। देखिए, आज केमिस्ट्री हमारी जिंदगी में हर जगह है। मॉलिक्यूल्स की इसी समझ की वजह से हम कैंसर से लड़ने के लिए सिस्प्लैटिन जैसी दवाएं बना पाएं, एड्स के लिए AZT बना पाएं। इसी की बदौलत हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं जो करोड़ों लोगों का पेट भर रहे हैं, जो हाथ में स्मार्टफोन है या फिर जो एडवांस मटेरियल्स हैं। ये सब केमिस्ट्री की ही तो देन है। आज हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल केमिस्ट्री ही निकाल रही है। तो कहाँ वो पारस पत्थर और अमृत की खोज और कहाँ आज की नैनो टेक्नोलॉजी। केमिस्ट्री का ये सफर वाकई कमाल का रहा है। पर असली सवाल तो ये है कि आगे क्या? क्या केमिस्ट्री हमें ऐसी दवाइयाँ देगी जो बीमारियों को जड़ से खत्म कर देंगी, या ऐसे मटेरियल्स बनाएगी जो एनर्जी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें? सोचना भी कितना एक्साइटिंग है कि केमिस्ट्री की अगली बड़ी खोज क्या होगी।